हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे केंद्रीय बलों को, यानी कि आपके सेंट्रल फोर्सेस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस में अभी अपन क्या क्या कर चुके थे, बता चुके थे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स बता चुकी थी। और सेंट्रल फोर्स का, हाँ देखो ये रहा सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल बता चुकी थी। इसके बाद जो है आपका ये एक एप्लीकेशन भी बता चुकी थी कि सेंट्रल फोर्स में कोई भी पार्टिकल जो है वो ये रहा, प्रूव दैट पार्टिकल मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स देन इट्स मोशन विल बी इन अ प्लेन। यानी कि जब भी कोई कण केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करता है तो उसकी जो गति है वो एक समतल में होती है, प्लेन में होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जो वीडियोज़ मैं डालूंगी वो रेगुलर तो नहीं होंगी, क्योंकि कॉलेज की तरफ से तो ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं एक छुट्टी होने की वजह से, 2 महीने की गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, लेकिन मैं क्लासेस अपनी कंटिन्यू रखना चाह रही हूँ। तो मतलब डेली तो नहीं डलेंगी, लेकिन हफ्ते में 3 या 4 बार क्लासेस डलेंगी, तो आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कब क्लास डाल रही हूँ। क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर शेयर नहीं करूँगी, कॉलेज की तरफ से क्लासेस थी तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करूँगी, तो यूट्यूब पे ही सिर्फ क्लास डलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए उसके लिए कि मेरा वीडियो कब डला है। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और उसमें बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना। ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास मैसेज, आपको पता चल जाए कि हाँ भाई वीडियो डल गई है। ठीक है, क्योंकि अब शेयरिंग वेयरिंग का हिसाब तो है नहीं कि मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी। तो ऐसे बच्चे हैं मेरे पास जो कॉलेज के हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन वीडियो देखते हैं, तो वो अब ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले ज़रूरी नहीं था आप लोगों के लिए, हालांकि करना चाहिए। आप जिस चैनल से वीडियो देख रहे हो उसका सब्सक्राइब करना आपका नैतिक दायित्व बनता है, लेकिन चलो ठीक है, अब किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा होना चाहिए। तो अब तो आपके फ़ायदे की ही बात है, इसलिए नोटिफिकेशन आए इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है भाई। तो अभी हम सेंट्रल फोर्सेस हमने स्टार्ट कर लिए थे, एक एप्लीकेशन हमने कंप्लीट भी कर लिया था। हमने सिद्ध कर दिया था कि जब भी कोई कण केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करेगा, है ना, तो उसकी गति, यही इक्वेशन बता रही है कि वो कैसी होगी, प्लेन में होगी, यानी कि समतल में गति करेगा वो। ठीक है, अच्छा लास्ट में फिर हमने ये भी सिद्ध कर दिया था कि पार्टिकल जब सेंट्रल फोर्स के अंडर में मूव करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग हमेशा कैसा रहेगा, संरक्षित। ये हमने सिद्ध भी कर दिया था। ठीक है ना, तो टॉर्क हमारा 0 था। टॉर्क 0 होने का मतलब देखो, जैसे हमने रेखीय संवेग के लिए सिद्ध किया था कि अगर बल 0 हो, ये वाली इक्वेशन, हाँ ये रही देखो, F = dp/dt। अगर बल 0 हो जाता है तो इसका मतलब dp/dt भी 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों बराबर है। और dp/dt 0 होने का मतलब कांस्टेंट। इसी को तो अपन क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। और अपन उसको डिफाइन कैसे करते हैं, आप यही तो कहते हैं, स्टेटमेंट यही तो देते हो कि यदि किसी कण पर लगने वाला बाह्य बल 0 हो तो उस कण का रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इसी को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब कोणीय संवेग संरक्षण में क्या हो रहा है कि आप ही ने कहा था कि r×f की वैल्यू 0 है। आप ही ने तो कहा था, ये रहा देखो, r×f की वैल्यू 0 है। अब r×f क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क 0 है, दैट मीन्स कि बलागुण 0 है। बलागुण 0 होगा तो dj/dt 0 होगा, क्योंकि टॉर्क बराबर क्या होता है, dj/dt। जैसे f बराबर dp/dt होता है, ऐसे टॉर्क बराबर dj/dt होता है, क्योंकि f का काम कौन कर रहा है, टॉर्क, और p का काम कौन कर रहा है, जे कर रहा है। तो आप क्या कहोगे, इसको कैसे डिफाइन करोगे कि यदि कण पर कार्यरत बलागुण का मान 0 हो तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसको क्या कहते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कब सेटिस्फाई हो रहा है, जब पार्टिकल कैसे गति कर रहा है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति कर रहा है, यानी कि सेंट्रल फोर्स के अंडर में मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल जब भी सेंट्रल फोर्स के अंडर में मोशन करेगा तो 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि पार्टिकल की मोशन हमेशा एक प्लेन में होगी। पार्टिकल, इसे शॉर्ट में अपन कह सकते हैं पार्टिकल अंडर दी सेंट्रल फोर्सेस, तो वो 2 बातें सेटिस्फाई करेगा, है ना। इस सारी बातों की समरी बता रही हूँ। पहली बात तो ये कि मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इन अ प्लेन, विल ऑलवेज बी इन अ प्लेन, कि पार्टिकल की जो गति है, कण की गति जो है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर या केंद्रीय बलों के अंतर्गत हमेशा एक प्लेन में होगी। नंबर 2, दूसरी बात क्या होगी कि कण का कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, यानी कि कण का कोणीय संवेग हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। बात समझ में आ गई। तो ये 2 बातें हमेशा सेटिस्फाई करेगी जब भी कण क्या करेगा, एक केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करेगा।
समझ में आ गई। अब अपन नए केंद्रीय बलों के अंतर्गत ही अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और वो नया टॉपिक क्या, मतलब इसी का सेकंड एप्लीकेशन समझ लो। पहला तो हमने क्या किया था, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति करता है तो समतल में गति करता है। नंबर 2 क्या है, केंद्रीय बल के अंतर्गत अगर कोई कण गति करता है तो उसकी समीकरण क्या होगी, वो निकालेंगे कि कण की गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स। सही है, जल्दी से देखेंगे। सपोज करो हमने मान लिया कि एक कण है और वो क्या कर रहा है, कण केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति कर रहा है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस कण के जो केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति कर रहा है उसके कार्तीय निर्देशांक यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को निकालेंगे इन फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी कि ध्रुवीय निर्देशांकों की फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, रटना नहीं है कुछ भी, जहाँ तक ज़्यादातर चीज़ें समझने की ही हैं और मैं पूरा समझाऊंगी, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। देखें, स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है ना। मैंने सपोज कर लिया पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, एक्स वाई पर है। पार्टिकल के कोऑर्डिनेट कैसे दिखाएंगे, एक्स और वाई से है। मैं 2D की ही बात कर रही हूँ, यानी कि 2 डायमेंशन की बात कर रही हूँ। इसमें एक एक्सिस है एक्स और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई, ठीक है। ये कण जो है, ये पर्टिकुलर पार्टिकल इस m जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो हो गए इसके एक्स और वाई, वी हैव टू कन्वर्ट दीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि इन कार्तीय निर्देशांकों को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ध्रुवीय निर्देशांकों में। तो मैथमेटिक्स में भी आप लोग ये चीज़ पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं रटना, एक्स वाई तो हो गए, मुझे निकालना है ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय निर्देशांक क्या होता है, आर और थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट आपने पढ़े भी है मैथमेटिक्स में। तो थीटा तो ये हो गया, आर क्या है, आर ये है ना भाई, ये लो, ये आर है। पार्टिकल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर, आर मीन्स उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है। थीटा क्या है, एंगल है दैट इज़ मेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक। अब सुनो मेरी बात, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होने का क्या मतलब है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होने का यही तो मतलब है कि ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो है एक्स और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वाई एक्सिस पर वाई, यही तो कहोगे आप, इसके अलावा और कुछ कहोगे क्या। ये एक्स है मतलब ये भी एक्सिस है, ये भी कह सकते हो कि ये एक्सिस है, ये वाई है तो आप ये कह सकते हो ये भी वाई है। समझ में आ गई। अब आप मेरे को बताओ इस आर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, कंपोनेंट बता दो, यहीं लिख देती हूँ। आर बराबर सॉरी एक्स बराबर क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई इस आर का इस एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो आर कॉस थीटा ही तो बनेगा, इधर एक्स बराबर आर कॉस थीटा ही तो आएगा। फिर इस आर का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लो तो कितना आएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आएगा। जस्ट मैंने कंपोनेंट लिए हैं और कुछ नहीं किया। आर का एक्स की डायरेक्शन में ले लिया, आर कॉस थीटा वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। आर का वाई डायरेक्शन में ले लिया कंपोनेंट दूसरा आर साइन थीटा, वो किसके बराबर होगा, वाई के बराबर। समझ में आ गई। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m एंड द रिलेशन बिटवीन ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आ गई। अब जो मैंने चीज़ें यहाँ पे दिखाई है उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंसीडर अ पार्टिकल of mass small m is moving under the central forces, is moving under the central forces। माना कि एक कण स्मॉल m द्रव्यमान है जिसका वो केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति कर रहा है, ठीक है। लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स, इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिलेशन बैठाएंगे ध्रुवीय और इसमें, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, आर और थीटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, डायग्राम या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक और कार्तीय निर्देशांकों के बीच में संबंध इस चित्र से समझाया हमने। और इस चित्र से हमने क्या निकाला है कि एक्स इज इक्वल टू तो क्या है, आर कॉस थीटा है और वाई इज इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा है, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब क्या काम करना है, अब हमें इसको पहले डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
दोनों ही इक्वेशन को बारी बारी से, पहले टी के रेस्पेक्ट में पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, फिर टी के रेस्पेक्ट में वाई को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 and 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। पहले 1 का कर लो तो क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, पहले आर का कर लो, है ना, तो डी आर बाई डी टी कॉस थीटा। फिर आर का हो गया, अब कॉस थीटा का करेंगे तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। फिर थीटा का भी तो करेंगे तो कितना आएगा, डी थीटा बाई डी टी। और आर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा ना, आर बाहर रख लो, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी कॉस थीटा माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे ही वाई मतलब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ऐसे ही करना है सेम टू सेम, डिफरेंशिएशन में क्या ही समस्या होगी, डी आर बाई डी टी साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 4। तो एक एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया, एक एक बार और कर लो। तो यहाँ 3 और 4 निकालने में जोर नहीं पड़ा होगा, अब थोड़ा सा जोर पड़ेगा आपको, लेकिन जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 और 4 को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 and 4 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कर लो भाई फटाफट, क्या ही दिक्कत है उसमें, ठीक है। देखो तो क्या आएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। देखो डी आर बाई डी टी का कर लो एक बार, तो कितना आएगा आपका, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। फिर क्या आएगा, कॉस थीटा, ठीक है ना। आर का कर दिया मैंने टी के रेस्पेक्ट में, फिर अभी डी आर बाई डी थीटा ऐसे का ऐसा, और कॉस थीटा का कितना होएगा, माइनस का साइन थीटा, और साथ में डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा का भी तो करेंगे। फिर उसके बाद इसमें 3 है, ध्यान देना, तो पहले आर का करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, फिर आर और इसको कांस्टेंट रखेंगे, साइन थीटा का करेंगे, फिर लास्ट में आर और साइन थीटा को कांस्टेंट रखेंगे और डी थीटा बाई डी टी का करेंगे। 3 है तो ऐसे ऐसे करके करेंगे, जब 2 है तो 2 को जैसे एक को अल्टरनेटिवली कांस्टेंट रख लेते हैं, 3 है तो 1 का करोगे, बाकी 2 को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो कितना आएगा, माइनस का डी आर बाई डी टी साइन थीटा ऐसे का ऐसा, जो चीज़ जहाँ है वहीं रख रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ मैं साइन थीटा को पहले लिख करके इसको बाद में भी लिख सकती थी, ठीक है ना। तो पहले ही मैंने डी आर बाई डी टी का किया है, साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी को वैसे का वैसा रखा है, क्योंकि मैं एक स्टेप बढ़ा लूँगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, माइनस तो बाहर है तो अगला साइन भी माइनस ही आएगा आपका, है ना। फिर आर साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और साथ में डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका, माइनस ही लेंगे क्योंकि ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे माइनस हो जाएंगे। फिर आर साइन थीटा ऐसे का ऐसा, और एक मिनट, देखो एक चीज़ रह गई, ये आर साइन थीटा का कॉस थीटा कर दिया, फिर थीटा का भी तो करेंगे, तो एक डी थीटा बाई डी टी ऑलरेडी है, एक और आएगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, मेरे को ध्यान आ गई। फिर इधर माइनस का आर साइन थीटा, फिर डी थीटा बाई डी टी का कितना आएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, डिफरेंशिएशन समझ में आया, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा आपको। खुद से करोगे ना तो खुद को तो और भी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब इकट्ठे कर लो, जो भी आपके आए हैं ना सारी चीज़ें, उनको इकट्ठा कर लो ताकि आपको इक्वेशन बनाने में समस्या ना आए, ठीक है। देखो तो ज़रा, कॉस थीटा वालों को एक तरफ ले लो और साइन थीटा वालों को एक तरफ ले लो, तो वो बेटर रहेगा। कॉस थीटा वाले एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों को साथ में लो, कितना आएगा, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और माइनस का आर कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, कॉस थीटा तो हमें बाहर रखना है ना, तो इसको हटा दो, ये कॉस थीटा मैं हटा रही हूँ और इसको बाहर लगा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, साइन थीटा को बाहर रखना है हमें, तो आप क्या कर लो, माइनस को बाहर ले लो, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा अंदर आपके पास, बचेगा, देखो सेकंड जो ऑर्डर है उसको पहले रखेंगे अपन, तो क्या आएगा अपने पास, आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, माइनस बाहर ले लिया अपन ने, इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो अब यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस में क्या आएगा, डी आर बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी। लेकिन एक चीज़, एक इसमें बात ध्यान रखने की, वो ये है कि ये वाली 2 टर्म आ रही हैं, दोनों जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 2 मतलब यहाँ 2 आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। देखो माइनस का साइन थीटा और ये भी माइनस का साइन थीटा, तो कितना बनेगा, माइनस का 2 साइन थीटा डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। फिर इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से आपको साइन थीटा को बाहर निकालना है, ये लो,
और बाकी सब मैंने ये सेकंड ऑर्डर वाली को पहले लिख दिया और ये दोनों जुड़कर जो आई वो मैंने बाद में लिख दिया। बात समझ में आ गई? तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। ये किसके लिए है? d2x/dt² के लिए। सेम आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करना है। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इक्वेशन 4 को एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऐसी ही एक इक्वेशन मिलेगी आपको। उसका आंसर मैं बताऊँगी नेक्स्ट जो अपन वीडियो करेंगे उसमें, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो ये टाइम लेगा, ठीक है, समझाने में। फिर इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे अपन अंडर में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, फिर हल भी करेंगे इसको। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकर के सेंट्रल फोर्स में और सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको होमवर्क है, इक्वेशन 4 को डिफ्रेंशिएट करना। ऐसे ही उसमें 2 टर्म जुड़ेंगी, जुड़ करके एक ऐसी ही इक्वेशन बनेगी, उसमें भी कॉस थीटा साइन थीटा को अलग करना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से ज़रूर, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो बच्चे पढ़ते जाएंगे और आप लोग रह जाओगे, इसलिए सभी कर लेना सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।